नमस्कार दोस्तों, अनुष्का दिस साइड। यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए इन एक ही साल में सेम कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हमें इन कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट, व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपको ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के डेफिसिट को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर बजट होता क्या है और उसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है। अब देखो, अभी 1 फरवरी को गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है। ठीक है। अब जो बजट होता है तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कहा गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए बजट इज डायरेक्टली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर इज नो। तो बजट टू टाइप का होता है, एक रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट जो डेली बेसिस पे सरकार जो भी खर्च करेगी उसके लिए रेवेन्यू बजट बनाती है। ठीक है। कैपिटल बजट फ्यूचर के लिए पैसा बचाती है। ठीक है। फ्यूचर के लिए जैसे कहीं पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, न्यू ट्रेन्स बनाई, न्यू रोड्स बने, ये सब क्या है, एक कैपिटल, एक एसेट की तरह काम करेंगे। ठीक है। तो जो फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है उसको कैपिटल बजट के अंदर रखते हैं। और जो डेली एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी वो रेवेन्यू बजट होता है। ठीक है। अब जो रेवेन्यू बजट होता है उसमें भी टू टाइप्स होती हैं। एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है कहाँ कहाँ से सरकार के पास पैसा आ रहा है। जो सरकार को डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे पैसा मिलता है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट से ना तो सरकार के पास कोई भी एसेट, एसेट क्या होता है, एसेट जिसके थ्रू इनकम जनरेशन हो। ठीक है। जिसके थ्रू इनकम जनरेशन हो, मार्क माय वर्ड, तो वो एसेट होता है। और लाइबिलिटी क्या होती है, जैसे सरकार ने लोन लिया। ठीक है। तो सरकार की अब ये जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, कि जिससे लोन की बोरो किया है उसको या तो इंटरेस्ट पे करे या फिर उसका लोन रिटर्न करे। ठीक है। तो जो लोन लेना सरकार के ऊपर एक लाइबिलिटी बना देती है। और सपोज सरकार कोई रोड बनाती है तो रोड से वो टैक्स कमाएगी। ठीक है। टोल प्लाजास जो होते हैं रोड के थ्रू उसको टैक्स मिलेंगे, तो ये उसके लिए एक एसेट हो गया। सो इन रेवेन्यू बजट कोई भी एसेट और लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। सिर्फ ये वो पैसा होता है जो सरकार को एज अ इनकम रेगुलर बेसिस पे मिल रहा रहता है। ठीक है। जैसे कि टैक्स रेवेन्यू है और नॉन टैक्स रेवेन्यू है। रेवेन्यू रिसिप्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टैक्स रेवेन्यू जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, राइट। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे फीस हो गए, जैसे आपने किसी चीज का फॉर्म भरा, फॉर एग्जांपल यूपीएससी का फॉर्म भरा। ठीक है। तो आपसे जो भी रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी वो किसके पास जाएगी, डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो ये एक नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। ठीक है। और ये रेवेन्यू रिसीप्ट का पार्ट है जो कि गवर्नमेंट की इनकम है। अब गवर्नमेंट की इनकम हो गई, अब जो इनकम उसने कमाई है उसको वो खर्च कहाँ करेगी, तो उसके लिए एक और सेगमेंट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मनी स्पेंट ऑन, मनी कहाँ कहाँ खर्च की गई है। तो एक तो होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या किसी को भी सैलरीज देगा। ठीक है। पेंशन देगा, जैसे ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंशन, अटल पेंशन योजना, सब्सिडीज अगर देनी हो जैसे फार्मर सब्सिडीज, फूड सब्सिडीज, जो पीडीएस पे राशन बंटता है उधर सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलता है ना, 2-3 रुपए किलो में, 2-3 रुपए पर किलो चावल गेहूँ ऐसे मिलता है। तो सब्सिडीज देने के लिए और इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी कोई भी एसेट और लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। ठीक है। वो सिर्फ एक्सपेंडिचर कर रही है अपना। आई होप इट्स क्लियर टू यू। कैपिटल रिसिप्ट में गवर्नमेंट ऐसी मनी को रखती है जो कि गवर्नमेंट के ऊपर एक लाइबिलिटीज को क्रिएट कर रही हो। ठीक है। और उसके जो एसेट है उसको रिड्यूस कर रही है। जैसे गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया, ठीक है, तो ये क्या है, उसकी लाइबिलिटी को बढ़ा रही है ना। तो वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा।
और जैसे डिसइन्वेस्टमेंट है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो, जब भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, जब भी वो गवर्नमेंट के एसेट्स को सेल करती है, प्राइवेटाइज करती है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, पूरी तरह नहीं बेचती है, बस 50-50% की ऑनरशिप किसी को दे देती है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे पीएसयूज के शेयर, अगर पीएसयूज के शेयर जैसे इक्विटी शेयर्स हो गए, इक्विटी में क्या है, जो भी शेयर को खरीदता है उसको ऑनरशिप मिलती है। ठीक है, तो इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोले। अब डिसइन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट कर रही है तो ये उसकी लायबिलिटी को बढ़ा रही है ना। अब जैसे रिकवरी ऑफ लोन्स के लिए भी, रिकवरी ऑफ लोन्स भी गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने आईएमएफ से लोन लिया है, ठीक है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर एक लायबिलिटी है ना। तो ये कैपिटल रिसीप्ट का पार्ट होगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फ्यूचर में कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है, जैसे रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, डिफेंस इक्विपमेंट बाई या सेल करनी हो, बाई करनी हो, सॉरी, लोन गिवन टू द स्टेट, स्टेट को लोन दिया जाएगा। और तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बेसिकली क्या हो रहा है, या तो ये एसेट का क्रिएशन कर रही है, या लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर रही है। तो अब आपको बताना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो और आप किसी स्टेट को ऐसे ही दान में पैसे दे देते हो। ठीक है, अब जो भी ग्रांट्स स्टेट को दिए जा रहे हैं बाय द सेंटर, वो किसके अंदर आएंगे? ऑप्शन वन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन टू, कैपिटल कैपिटल रिसीप्ट। ऑप्शन थ्री, रेवेन्यू रिसीप्ट। ऑप्शन फोर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जब भी सेंटर अपनी डिस्क्रिशन से स्टेट को ग्रांट्स देती है तो वो किसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये अभी तक हमने देखा कि बजट क्या है। अब समझते हैं कि गवर्नमेंट को डेफिसिट कैसे होता है। ठीक है, अब जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट को एक फैमिली कंसीडर करो। तब मंथली इनकम आती है फैमिली में, मंथली एक्सपेंसेस भी होते हैं, और अगर जो एक्सपेंसेस हैं उनके उनके लिए क्या होता है कि हम लोग कुछ मनीज को बोरो भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें घर लेना हो, आपको घर लेना है, तो आपके पास वो सारे रुपए इतने इकट्ठे तो होते नहीं है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए लोन्स लेंगे, बोरिंग करेंगे। और जो बोरिंग करेंगे, आपने कहीं से लोन लिया होगा, तो आपको आपको हर महीने या साल में कुछ इंटरेस्ट भी पे करना रहेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट डेफिसिट में भी ऐसे होता है, कहीं से इनकम आती है, एक्सपेंसेस भी होते हैं, एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए बोरिंग्स भी करी जाती हैं, और उन पे इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। ठीक है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है, जितना वो कमा रहा है उससे ज़्यादा खर्च कर लेता है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला सिस्टम। तो गवर्नमेंट को क्या होता है, डेफिसिट हो जाता है। और ये डेफिसिट कितने टाइप का होता है? तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जो भी डेली खर्च हो रहा है, जैसे मंथली एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर मंथली इनकम से। ठीक है, आप महीने भर में जितना खर्च कर रहे हो, आप महीने भर में जितना खर्च कर रहे हैं वो आपकी इनकम से बहुत ज़्यादा है, तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट होगा। जब आप अपनी डेली लाइफ को अपनी इनकम से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो हमें रेवेन्यू डेफिसिट होता है। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है, अब दूसरा होता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है, टोटल पैसा कम पड़ गया। ठीक है, जो भी टोटल पैसा था उसमें कम पड़ गया। अब जैसे खूब सारा खर्चा हो रहा है एवरीथिंग, नाउ हम लोग क्या सोचेंगे, आई नीड टू बोरो समथिंग रुपीज एक्स दिस ईयर टू मैनेज। अब हमने क्या, हमें एक साल तो काटनी है ना, और हमें पता है कि हमारे पास एक साल के लिए सिर्फ इतना ही पैसा है। ठीक है, अब जो एक्सपेंडिचर है उनके लिए हमें टोटल पैसा कम पड़ गया, जितना भी टोटल पैसा कम पड़ गया उतना हम बोरो करेंगे किसी के लिए, क्योंकि ये फिक्स है कि हमें इतना एक्सपेंडिचर करना है। ठीक है, तो जो भी हमें टोटल शॉर्टेज हुई है वो फिजिकल डेफिसिट होता है। और टोटल शॉर्टेज
मतलब उतने रुपए हमने बोरो किए, तो टोटल शॉर्टेज भी फिजिकल डेफिसिट होगा, या टोटल शॉर्टेज कोई, जितना टोटल शॉर्टेज हुआ है उसी को अ, उसी को पूरा करने के लिए हम लोग उतनी ही बोरिंग करेंगे, क्योंकि जितनी शॉर्टेज हुई उतनी ही बोरिंग की रिक्वायरमेंट्स होगी। बोरिंग मीन लोन, ठीक है। तो जितनी भी टोटल बोरिंग्स होती हैं उनको हम लोग फिजिकल डिफिसिट कहते हैं। आई होप ये समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब प्राइमरी डेफिसिट के बारे में समझते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि हम लोग पिछले जो लोन्स लिए रहे होते हैं हमने, हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं। एकदम फ्रेश प्रॉब्लम, जीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसे पुराने लोन है, वो हर साल पेमेंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और तो क्या है कि हमें ऐसे पता नहीं चल पाता है कि गवर्नमेंट कितना एग्जैक्टली ओवर स्पेंडिंग कर रही है अभी। तो हमें ओवर स्पेंडिंग का पता तभी तो चलेगा ना, जब हम रियल मॉनिटरिंग करें, है ना। और अगर हम पिछला देखें कि इतना इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, तो इतने में उसका उधर पैसा चला गया, तो ऐसे कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम लोग प्राइमरी डेफिसिट चेक करते हैं, जिसमें हम लोग जो पुराने लोन्स की इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं उनको हटा देते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट को चेक करने के लिए हम फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देंगे, तो हमें प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा, ठीक। सो फॉर समरी, हमने यहाँ पे बजट देखा, रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट, गवर्नमेंट डेफिसिट क्या होता है, जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट को देखा। अब हम लोग समझते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में पूछा गया ये सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है कि सपोज, let me zoom it, so it's too over, so suppose revenue expenditure is 80,000 करोड़, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग लिख लेते हैं रुपी 80,000 करोड़, एंड द रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट आर 60,000 करोड़। रेवेन्यू रिसीव्ड इज इक्वल टू 60,000 करोड़, ठीक है। अब द गवर्नमेंट बजट आल्सो शोज बोरोइंग ऑफ 10,000 करोड़। बोरोइंग्स कितनी है, बोरोइंग रुपीज 10,000 करोड़, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, सॉरी, इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, 6,000 करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट कितना कर रही है, रुपये 6,000 करोड़, ठीक है। तो अब बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हमें इतना डेटा गिवन है, अब हमें चेक करना है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास 80,000 करोड़ है, ठीक है, माइनस, और रेवेन्यू जो रिसीव्ड है वो हमारे पास 60,000 करोड़ है। तो हम उसमें क्या, हमारे पास कितना बचा, 20,000 करोड़, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं फिजिकल डेफिसिट 10,000 करोड़ सही है या नहीं, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट मैंने क्या बताया था, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स। तो यहाँ पे बोरोइंग्स कितनी है, 10,000 करोड़, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही हुआ कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू 10,000 करोड़, ठीक है। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट में मैंने बताया था कि जब भी आप फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे, तो आपको प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। अब हमारे पास फिजिकल डेफिसिट क्या था, 10,000 करोड़, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट हमने कितना किया है, 6,000 करोड़, ठीक है। जब 10,000 में से 6,000 करोड़ चला जाएगा, तो ऑब्वियसली वी विल हैव 4,000 करोड़। तो हमारे पास 1, 2, 3 एंड तीनों ऑप्शन सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल, प्राइमरी डेफिसिट क्या होते हैं, और ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना रहता है। आपके पास, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपसे कैसा भी क्वेश्चन हो आपसे हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ देखने में टफ लगती हैं, बट रिमेंबर माय वर्ड, इकोनॉमी इज टेक्निकल नॉट टफ, ओके। चलिए अब देखते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीव्ड क्या होती है।
ये तो या तो ये डिसइन्वेस्टमेंट हो सकती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हमने पहले देखा था कि जब भी गवर्नमेंट सेल करती है पीएसयूज के शेयर, ठीक है, या तो कोई रिकवरी ऑफ लोन से कोई पैसा आया हो, या एसेट को सेल करने से कोई पैसा आया हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये कोई बोरोइंग्स नहीं होती है, लोन नहीं है ये, बट ये बोरोइंग नीड्स को कम कर देती है, ठीक है। तो रियल प्रेशर इज मोर देन व्हाट फिजिकल डेफिसिट अलोन। तो क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा हेल्प की तरह काम करती हैं, ठीक है, जब भी डेफिसिट होता है गवर्नमेंट को। अब इंटरेस्ट लायबिलिटीज क्या होती है, जो भी ओल्ड लोन होते हैं, ठीक है, पास्ट सिन, ठीक है। ओल्ड लोन क्या होते हैं, अब पहले लोन ले रखा है तो उसके लिए इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये क्या है, आपके गवर्नमेंट के ऊपर एक लायबिलिटी होती है, तो इसको हम लोग इंटरेस्ट लायबिलिटीज बोलते हैं। फिजिकल डेफिसिट बताई था, टोटल बोरोइंग्स होती हैं। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट होता है, जैसे प्राइमरी डेफिसिट में हमने क्या देखा था, जब फिजिकल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को का हटा देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। सो जो ग्रॉस ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट होता है, उसमें हम लोग फिजिकल डेफिसिट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट को ऐड करते हैं और इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं। ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, इसमें हमने ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट देखा, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है वो देखा, इंटरेस्ट लायबिलिटीज क्या होती है, नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है, ठीक है। अब ये 2025 की यूपीएससी प्रीलिम्स में ही एक और न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो इसमें क्या है, वो कहता है कि फिजिकल डेफिसिट हमारे पास 50,000 करोड़ है, ठीक है, और जो इट इज रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्ड, ठीक है। द कंट्री द कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटीज आर 1,500 करोड़, ठीक है, 1,500 करोड़। एंड व्हाट इज ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। अब देखो, अगर हमें ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पता रहता तो देखो कितना इजी हो जाता हमारे लिए ये सवाल सॉल्व करना, ठीक है। तो आपको ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या बताया है, फिजिकल डेफिसिट प्लस नॉन कैपिटल डेट रिसीव्ड और माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो और इंटरेस्ट पेमेंट या इंटरेस्ट लायबिलिटी वॉट एवर यू कैन से। तो फिजिकल डेफिसिट हमारे पास कितना है, 50,000 करोड़, प्लस हमें 10,000 करोड़ की नॉन कैपिटल डेट रिसीप्ट जोड़नी है, ठीक है, और इसमें से हमें 1,500 करोड़ माइनस करनी है, ठीक है। तो बस आप इसको सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि क्या ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट आएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन देखा आपने कि यूपीएससी भी कितने इजी सवाल पूछता है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और I hope I did justice with this concept. So thank you for hearing me.